इस वीडियो में हम इस चैप्टर का क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अभी हमने हीट का इफ़ेक्ट देखा स्टेट ऑफ मैटर्स पे। ठीक है, तो उसमें अब हमारा प्रेशर का क्या रोल है, ठीक है, तो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं अंदर जिससे वो मिलकर बना होता है, उनके बीच का जो गैप होता है, उनके बीच का जो स्पेस होता है, उससे ही डिसाइड होता है कि वो कौन सा स्टेट बनेगा। ठीक है, ज़्यादा कम स्पेस है तो सॉलिड, उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है उनके बीच में तो लिक्विड, और बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर। अब ऐसा अगर मान लो हम सोचें कोई चीज़ को क्लोज लाने के लिए हम दबाते हैं ना कि पास आ जाएगी, तो हम अगर ऐसा क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर दें उस पर तो क्या होगा, और एक गैस को दबाएं, कंप्रेस करें एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो क्या उसके पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। तो अगर हम उसको दबा के उसमें भर भी देंगे तो क्या मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपको लगता है। देखिए जैसे इसमें बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स थोड़े दबाने से क्लोज आ गए। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, इसलिए इससे हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि प्रेशर को अप्लाई करने से या टेम्परेचर को हम अगर कम कर दें तो गैसेस लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का गैप कम हो जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड रूप सुना है। ठीक है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, सॉलिड CO2 जो होती है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आ जाती है अगर हम उसके प्रेशर को एक लेकर आ जाएं एटमॉस्फेयर के। ठीक है, टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका मतलब क्या है। एटमॉस्फेयर यानी ATM इज़ ए यूनिट, ये यूनिट है प्रेशर को नापने की जो हमने गैस पर लगाया है, किसी गैस पर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, वैसे प्रेशर की यूनिट पास्कल है, और एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 की पावर रेस टू पावर 5 पास्कल होता है। तो जो प्रेशर है ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हवा का एटमॉस्फेयर में जो नॉर्मली प्रेशर रहता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहते हैं, जो हमने अपनी पिछली डेफिनेशन में बार बार यूज़ किया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर यानी इसके बराबर आ जाता है एंड इज टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है, अगर हम डिक्रीज़ करते प्रेशर को एक एटमॉस्फेयर तक लेके आने के लिए, जो यूनिट हमने वहाँ पढ़ी, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड स्टेट आए बिना क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस बन जाएगी। दिस इज द रीज़न वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन द ड्राई आइस। इसलिए हम इसको सूखी, एक तरह आइस हम जो बोल रहे हैं, ड्राई आइस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ही बोलते हैं हम इसको क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉलिड रूप में भी आ सकती है और सीधे गैस में आ पाती है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अभी दो हमें फैक्टर्स मिल गए जो कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में ज़रूरी होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वही डिसाइड करते हैं कि कोई भी स्टेट किसी भी मैटर की सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इसको आप अपने आंसर्स में यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, अच्छे से अपने आंसर्स को कन्वे कर पाएंगे एग्जामिनर को। इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले है हमारा सॉलिड। सॉलिड से अगर हमने लिक्विड बनाया तो ये होगा फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड से अगर गैस बनी तो वेपराइजेशन, और गैस से फिर सॉलिड बना तो डिपोजिशन। ठीक है, अब उल्टा देखिए, सॉलिड से अगर गैस बनी तो सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड बनी तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से अगर सॉलिड बना तो सॉलिडिफिकेशन। तो इसमें आपकी सारी डेफिनेशंस इस फ्लो चार्ट में पूरी कवर हो गई हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और लर्न कर लें, भूलेंगे नहीं आप कभी भी ये चीज़। अब है इवेपोरेशन। ठीक है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर। अगर हमें किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना है, क्या हमेशा प्रेशर और हीट ही चाहिए होगी, ये पूछ रहे हैं। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में जिसमें जो लिक्विड है वो सीधे गैस बन जाता है
उसमें विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट के रीच करे भी, मतलब हमने उसको हीट दी है, तो अगर हमने हीट एक फैक्टर दिया है तो उतनी हीट जितना बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है उतनी हीट मिली भी नहीं उसे, लेकिन तब भी वो क्या होता है, लिक्विड गैस बन जाता है। क्यों? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, पानी को जब हम अनकवर्ड छोड़ देते हैं धीरे धीरे वो वेपर में यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स, ये जो बाकी हमने एग्जाम्पल्स उसमें वाटर जाता कहाँ है, हवा में चला जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ठीक है, एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट पर नहीं होते हैं। गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस, लिक्विड और सॉलिड में देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड्स में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, ठीक है, जब लिक्विड पानी भरा हुआ है तो ऊपर तो पानी का थोड़ा सा ही पार्ट है ना, नीचे का पानी तो अलग है, उसको इतनी हीट जा ही नहीं रही है। तो जब उन पे ऊपर वाले पानी पे ज़्यादा हीट पड़ रही होती है तो उस ऊपर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, नीचे वाले कम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी ब्रेक हो जाता है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अदर पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, और फिर वो ऊपर वाला भाप बन जाता है। फिर जब ऊपर वाला भाप बन जाता है तो नीचे की लेयर जो होती है पानी की वो अब ऊपर आ जाती है, फिर धीरे धीरे उसमें भी यही प्रोसेस होता है। तो ये जो फिनोमिनन है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले ही अगर लिक्विड अगर गैस में बदल जाए तो उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो हम एक एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 5 ml वाटर लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसको एक विंडो के पास रखिए, फ़ैन के नीचे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। चाइना डिश में भी अगर आप फैला लीजिए तो भी ऐसे रखिए, और 5 ml वाटर को एक ओपन चाइना डिश में रखिए और उसे कबर्ड के अंदर रख दीजिए या शेल्फ में बंद करके रख दीजिए, और रूम टेम्परेचर को नाप लीजिए कितना है। रिकॉर्ड द टाइम भी देख लीजिए कितने दिन लगे आपने एवेपोरेशन प्रोसेस देखने के लिए। इसको रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, यही एक्टिविटी आप रेनी डे पे भी करके देखिए, अपने ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए, आपको क्या पता चलेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस एरिया, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देखा था, ठीक है। सरफेस एरिया यानी कि अगर आपने किसी नैरो कंटेनर में रखा है तो जब यहाँ पर कम एरिया पर जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, जब अगर हम थोड़े ब्रॉडर, जब हम चाइना डिश पे फैलाया था हमने, तो ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमको होंगे तो जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया का भी फ़र्क पड़ता है, और विंड की वेलोसिटी, हवा जो होती है उसकी स्पीड, वो भी इवेपोरेशन में हेल्प करती है। आपने ये देखा होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किस चीज़ से, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो इंक्रीज़ हो जाती है। हम देखते हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस का फिनोमेना, हमने देखा था ना, ऊपर की लेयर ही पहले होती है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया में हमने फैला दी कोई चीज़, तो ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा चीज़ होगी, ऊपर के लेयर में हम ज़्यादा चीज़ फैला पाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग, जैसे हम जब खाना होता है गर्म, हम खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है, तो जब हम खाने को ठंडा करने के लिए बड़ी प्लेट में फैलाते हैं जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए वो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम छोटी सी कटोरी में या छोटे से बर्तन में, नैरो से बर्तन में कोई खाना रखेंगे तो देर में ठंडा होगा। फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, जैसे कि हम कपड़ों को सुखाने के लिए हम उनको फैलाते हैं, उनके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और दूसरा फिनोमेना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी ये इवेपोरेशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, ज़्यादा पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाती है और वेपर स्टेट में पहुंच जाते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एयर में पानी का कंटेंट कितना है, वेपर का कंटेंट कितना है, उसको अगर हम डिक्रीज़ कर दें, ह्यूमिडिटी क्योंकि हवा की एक सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उतनी ही पानी को वो होल्ड कर सकती है। अगर पहले से ही कुछ पानी हवा में होगा तो कम पानी वो होल्ड कर पाएगा, तो फिर वो कम वेपर बना पाएगा, ठीक है। अगर पहले से ही हवा सूखी है तो वो ज़्यादा वेपर अपने अंदर होल्ड कर पाएगी, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो एयर जो है वो एक लिमिट अमाउंट तक ही वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एक टेम्परेचर पर। अगर अमाउंट ऑफ वाटर पहले से ही हाई है तो इवेपोरेशन पहले ही कम होगा, ठीक है, वो कम चीज़ लेगा। जब मेरे पास पहले से ही बहुत सारी, मेरे हाथों में सामान भरा हुआ है, तो मैं ज़्यादा सामान और नहीं ले सकती, थोड़ा ही सामान शायद और होल्ड कर पाऊँ। और विंड स्पीड से भी फ़र्क पड़ता है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कपड़े जल्दी सूखते हैं अगर विंडी डे हो, यानी हवा चल रही हो तो इंक्रीज़ अगर हम विंड की स्पीड को कर दें
तो पार्टिकल्स जो वाटर वेपर के हैं वो हवा की वजह से आपस में दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे वाटर वेपर जो है वो आसपास का पहले से हवा में कम हो जाता है और वो ज़्यादा अब इवेपोरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अब है इवेपोरेशन से कोई चीज़ ठंडी कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट हमें भी समझना है। जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो उसकी कूलिंग से रिलेशन क्या है। ओपन वेसल में, किसी ओपन बर्तन में लिक्विड को इवेपोरेट होता है वो, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी अपने आसपास के एरिया से, और एनर्जी टू रिगेन द एनर्जी लॉस, जो कि इवेपोरेशन से उन्होंने एनर्जी खो दी थी। तो आसपास की जो हवा होती है, ठीक है, आसपास की जो सराउंडिंग्स में जो भी हवा है उससे वो एनर्जी लेना चाहेंगे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी की सराउंडिंग से, उसको मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, उसकी वजह से एनर्जी ले ली। एनर्जी का मतलब हीट ले ली जिसने, तो उसके पास तो कम हो गई ना, यानी कि जिससे ली है वो तो ठंडा हो गया ना, ठीक है। तो इसकी वजह से इवेपोरेशन से ठंडक आ जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, यानी नेल पॉलिश रिमूवर को अगर आप अपनी हथेली पर डालें तो आपके पार्टिकल्स जो गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आपकी जो हथेली पहले से गर्म है तो जो नेल पॉलिश रिमूवर उसको ले लेगा, ठीक है, अपने अंदर ले लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ठंडा ठंडा लगने लगेगा, ठीक है। और हॉट सनी डे में अगर आपको धूप बहुत तेज़ है, पीपल क्या करते हैं अपने छतों पर पानी डाल देते हैं, ग्राउंड पर भी पानी छिड़क देते हैं, क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल। अब क्या करता है, पानी के अंदर जो हीट होती है, ठीक है, वो निकल जाती है उससे, और हॉट सरफेस की वजह से, और फिर वो सरफेस ठंडा हो जाता है। मतलब हॉट सरफेस हॉट सरफेस से वो अपनी पानी हीट ले लेता है अपने अंदर, और सरफेस है अपनी हीट देने के बाद में ठंडा हो जाता है, ठीक है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग। तो आप इस तरह से इवेपोरेशन के बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत छोटी क्लास से हम सुनते आ रहे हैं। समर में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। वी परस्पायर मतलब पसीना हमें आता है ज़्यादा, हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है जो हमें ठंडा रखता है, ठीक है। पसीना जब हमें आता है तो क्या करता है, वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर ले। देखिए, वी नो दैट द ड्यूरिंग इवेपोरेशन में हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स है सरफेस पर, वो जो लिक्विड के हैं वो एनर्जी ले लेते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से, ठीक है, और वो वेपर बन जाते हैं। तो ऐसे ही हीट एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी गर्मी है, तो जो पसीना आएगा वो किससे लेगा, अपनी हीट एनर्जी वो हमारी बॉडी से ले लेगा, तो हमारी बॉडी हो जाएगी कूल। जिससे भी ले लेगा वो चीज़ ठंडी हो जाएगी। ऐसे कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है पानी का। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पसीने को, और एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर द ईजी इवेपोरेशन, और वो इवेपोरेशन में आसानी इससे होती है जब उसके अंदर आ जाता है तो, ठीक है। तो वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर, ठीक है। यही एक इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है। जब हम फ्रिज का पानी गिलास में डाल देते हैं ना, तो गिलास के बाहर कुछ लेयर हमको ड्रॉपलेट्स नज़र आती हैं, किस चीज़ की, पानी की, ठीक है। तो वही क्यों होता है, तो लेट्स टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। आपने गिलास में लिया, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको आउटर सरफेस पे दिखने लग जाएंगी। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जैसे ही वो क्या हुआ, पानी जो ठंडा पानी है गिलास के अंदर उसके संपर्क में आया, ठीक है, वो हवा आई वेपर वाली, उसने एनर्जी को लूज़ कर दिया, ठीक है। एनर्जी को लूज़ कर दिया यानी कि उससे गर्मी ले ली, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड स्टेट में आ गया। जब उसको एनर्जी क्या हो गई, उसको गर्मी मिल गई उससे, ठीक है। तो एंड विच वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो जैसे ही वो गैसेस स्टेट में थी तो उसकी हमने ठंडा हो गया, वो ठंडे होने की वजह से उसको क्या हो गया, जब हमने उससे गर्मी ले ली, उसके अंदर की हीट निकाल दी। जब हीट निकाल दी तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। स्टेट चेंज हो गई, जैसे हमने पढ़ा था कि गर्मी हम देंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाएगा। लेकिन हम जब गर्मी वापस ले लेंगे, जब हम उसको ठंडा कर देंगे, तो क्या करेंगे, ठंडा होने की वजह से वेपर बनता है लिक्विड, और फिर अगर किसी किसी चीज़ में, किसी मैटर में ये होता है कि वो सॉलिड भी बन जाता है। अब देखिए साइंटिस्ट, जैसे हम 3 स्टेट ऑफ मैटर ही जानते हैं, चौथी स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा
स्टेट ऑफ ये जो स्टेट है ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स की स्टेट है। ये जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो ये ऐसे मैटर हैं जो हमें दिखते नहीं। फ्लोरेसेंट ट्यूब में नियॉन साइन के बल्ब्स में भी प्लाज्मा होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस एंड सम अदर गैस. The gas gets ionized and it gets charged when electrical energy flows through it. This charging creates a plasma glowing inside the tube. ठीक है, प्लाज्मा एक मैटर होता है जो बल्ब के अंदर, ट्यूब के अंदर होता है जब वो जलती हैं तो, एंड प्लाज्मा जलता है विद स्पेशल कलर, अपने कलर के साथ, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस. कौन सी गैस उसके अंदर है उसके बेसिस पर ऐसा होता है. द सन एंड द स्टार्स ग्लो, वो भी इसी वजह से ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, क्योंकि उनमें प्लाज्मा होता है. द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये बनता है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर स्टार्स में होता है, इसी वजह से वहाँ होता है. और हम किसी एक कंडीशन में से बल्ब ट्यूब में क्रिएट कर पाए हैं. बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की कि मैटर का फिफ्थ स्टेट कौन सा है. फोर्थ प्लाज्मा है. बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड, एक नई स्टेट ऑफ मैटर को उन्होंने प्रेडिक्ट किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, इसका नाम ये रखा. 2001 में एरिक ए कॉर्नेल एंड वोल्फगैंग कैटरेल एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ यूएसए, उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को अचीव करने के बारे में. BEC इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. ठीक है, किसी गैस को ठंडा करो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाला, अबाउट 100,000 ऑफ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर. ठीक है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम करना है, एंड टू सुपर लो टेम्परेचर्स. एंड you can log on to www.chem4kids.com to get more information. ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है अगर आप पढ़ना चाहें तो. फिलहाल हमारी बुक्स में इतना ही कवर किया गया है जिसके बारे में हमें पता है अभी तक, जो नॉर्मल कंडीशंस में हम देखते हैं. यहाँ पे जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, जो नॉर्मली नहीं दिखती हमको, तो इसलिए अभी 3 स्टेट ऑफ मैटर्स पर हम कंसंट्रेट करते हैं. बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस साइट पर जा सकते हैं. तो ये चैप्टर आज आपका ख़त्म होता है इसी वीडियो के साथ. तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले, उनको समझ आए. बुक के थ्रू, बुक की लाइंस के थ्रू जब हम कुछ चीज़ समझते हैं तो हमें बुक ऐसा नहीं लगता कि हमने नहीं पढ़ी है. कॉन्सेप्ट भी हम समझते हैं और बुक्स को भी गो थ्रू हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है हमने चैप्टर खुद पढ़ा है अपनी बुक का, क्योंकि अपनी स्कूल की बुक को अलग से वैसे भी पढ़ना है बच्चों को. कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी समझ में आ जाए, ऐसा तो नहीं, फिर बच्चों को ये नहीं लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक में कुछ छूट गया हो. तो इस वजह से बुक के थ्रू समझाना मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है. बाकी आपके लिए कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर नाउ.